सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th की, और क्लास 11th में हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी में, जो कि मेन चीज था कि लिविंग और नॉन लिविंग को समझने की बात। हमने कहा लिविंग और नॉन लिविंग को समझने के लिए कुछ बात की गई थी, और मैंने कहा था कि 4 मापदंड हैं, और उस 4 मापदंड को समझने के लिए मैंने कहा था कि 4 मापदंड में पहला हो जाएगा ग्रोथ, जो कि आपको पढ़ा दिया गया है, और ये दूसरा तीसरा लेक्चर आपको इसको देखना है। फिर मैंने कहा कि ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन रिसेंटली आपको पढ़ाया गया था रिप्रोडक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम लोग समझने वाले हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं और मेटाबॉलिज्म क्या है। तो अगर देखा जाए कि मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने वाली है या नहीं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डालने वाला हूँ कि रासायनिक क्रिया, अर्थात बोला जाए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इसी के अंदर मैंने पढ़ना है मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ना है बेटा? मेटाबॉलिज्म। अब इसको हिंदी में भी लिखा जाएगा, उपाप चय ऐसे करके लिखा जाता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर समझा जाए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मैं अगर एक बात बोलूं कि जो भी सजीव है या जो भी जीवित वस्तु है, यहाँ वस्तु की बात नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए जीवित। क्या बोलाएंगे? जीवित। मैं बोल रहा हूं कि जो भी जीवित स्पीसीज है या जो भी लिविंग है, उन सब के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, और उसी रासायनिक प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो हम कहेंगे कि सभी जीव, एक लाइन में लिखूंगा कि सभी जीव में होने वाली, सभी जीव में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मैं यहां समझू बाबू, एक चीज मैंने बोला, एक चीज यहां पे देखो कि मैं एक चीज स्पेसिफाई कर दिया हूं, और इस स्पेसिफाई वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और इसी से मैं समझा रहा हूं कि सभी जीव में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर जो भी जीव हैं उस जीव में रासायनिक प्रक्रिया हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है, अर्थात मेटाबॉलिक रिएक्शंस घटित हो रही हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस मेटाबॉलिज्म का क्या उद्देश्य है? क्यों मेटाबॉलिज्म सजीव के ही अंदर होती है? क्यों होता है? इसके लिए, इसको समझने के लिए अगर हम बात कहें कि हम मेटाबॉलिज्म, हम कहें कि जो भी हम पोषक पदार्थ खाते हैं, क्या कह रहे हैं बाबू? कि पोषक पदार्थ हम जो खाते हैं, उस पोषक पदार्थ से हमारी बॉडी में ऊर्जा प्राप्त हो, अर्थात जो ऊर्जा प्राप्त होगी जिसके वजह से हम सारी गतिविधियां कर पाएंगे, ये एक ही मात्र कारण है मेटाबॉलिज्म का। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि सभी जीव में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया मतलब कि वहां पर मेटाबॉलिज्म उसे कहेंगे। लेकिन देखिएगा, हम कह रहे हैं पोषक पदार्थ, मैंने भोजन खाया, और भोजन खाने के बाद मैंने कहा कि जो मुझे ऊर्जा मिली जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, अर्थात इसका मतलब यह है कि मैं क्या हूं? सजीव हूं। अब आप कहोगे सर इसी के मतलब सजीव, आप इसी एक वर्ड से आप सजीव डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई निर्जीव चीज है तो क्या उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है क्या? तो कहोगे नहीं सर। अगर मैं कहूं कि मेटाबॉलिज्म अगर चल रही होगी, अगर किसी लकड़ी में या आपके बेड पर, या आप कहें कि जिस पे आप जिस चेयर पे बैठे हो, जिस टेबल पे आप बैठे हो पढ़ रहे हो देख के, वहां पे अगर हम बात करें कि उन सब चीजों में क्या मेटाबॉलिज्म घटित हो रही है, क्या एक रासायनिक प्रक्रिया घटित हो रही है, क्या वहां पर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है? नहीं। तो यहां पर देखिएगा कि जो मेटाबॉलिज्म है सभी जीव में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और ध्यान रखिएगा एक चीज कि ये चीज है कि जो जीवित रहने में हमें मदद करता है, ऊर्जा देता है, और ऊर्जा ही जो ऊर्जा है जो हमें क्या करता है कि जीवित रहने में मदद करता है। अगर मेरे में ऊर्जा नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि मैं ऊर्जाहीन हो जाऊंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? डेड स्पीसीज हो जाऊंगा। मैं कहूं कि पोषक पदार्थ से ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, जो कि जीवित रहने में मदद करता है। क्या करता है बाबू? जीवित रहने में मदद करता है। तो ऊर्जा का मेन चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जीवित रहने में मदद करता है। अगर मैं कहूं कि आपने भोजन खाया और भोजन खाने के बाद पोषक पदार्थ में बदलना, मैंने कहा कि जो भोजन खा रहे हो और भोजन का पोषक पदार्थ से ऊर्जा में बदलना, क्या कहलाएगा? ये मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा बाबू? मेटाबॉलिज्म। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जो रिएक्शन हो रही हैं, ये जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सुनना एक चीज ध्यान रख लो,
एक चीज आप बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत अथवा मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब हम बोल रहे हैं कि सभी जीव में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पोषक पदार्थ या भोजन खाया और भोजन से क्या हुआ, ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, तो एक प्रकार का ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है, जो कि जीवित रहने में हमें मदद करता है। अच्छा एक बात बोले कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रही है, मतलब कि रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, तो रासायनिक क्रियाएं भी दो प्रकार की हैं। मैंने बोला कि अगर बात की जाए कि जीवित के लिए, तो जीवित के लिए दो प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हो जाएंगी, अर्थात मेटाबॉलिज्म की दो चीजें हमको देखने को मिलेंगी, एक कैटाबॉलिज्म और एक बोलेंगे बाबू, एक बोलेंगे कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है एनाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझिएगा अपचय उपापचय, यहां आप समझिएगा कि कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है। मैंने कहा कि जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात की जाए तो बिग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोक इन छोटे छोटे सबस्टेंस लाइक दैट। मैंने कहा कि मैंने भोजन खाया, मैंने खाना खाया और उस पोषक पदार्थ से उनका छोटे छोटे में कन्वर्ट होकर ऊर्जा में कन्वर्ट होना, यह एक रिएक्शन होगी जो क्या कहलाएगी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में कह दूं कि जो बड़े बड़े जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि मेरे जो बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ब्रेक करके क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके, जैसे मैं यहाँ कह दूं कि एक बड़ा सा सबस्टेंस है और इस सबस्टेंस का ब्रेक करके छोटे छोटे सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट होना, यह एक रासायनिक क्रिया क्या कहलाएगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैटाबॉलिक। वही मैं बोलूं कि एनाबॉलिक, जैसे कैटाबॉलिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक का उदाहरण हो जाएगा, बेटा ध्यान रखिएगा, मैं नीचे लिखूं, दिख रहा है, कैटाबॉलिक का उदाहरण हो जाएगा डाइजेशन। क्या हो जाएगा, डाइजेशन। और पहला डाइजेशन और दूसरा आप बोल सकते हो कि रेस्पायरेशन, मतलब कि ये दोनों एक ही साथ चलती है। डाइजेशन जो है वो रेस्पायरेशन के बिना हो ही नहीं सकता, तो जो डाइजेशन है वो रेस्पायरेशन के बिना हो ही नहीं सकता। अर्थात कि डाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम खाए होते हैं, उनका एक रिएक्शन चल रहा होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा होता है, अर्थात मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मतलब कि हमें क्या मिल रही है, उससे ऊर्जा मिलने वाली होती है। अर्थात उसमें क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा होता है। इस प्रक्रिया को बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं वही बोलूं कि एनाबॉलिक, क्या बोलूं, एनाबॉलिक, तो एनाबॉलिक में मैं बोलूंगा कि एनाबॉलिक कौन करेगा, मैं बोलूंगा कि जो सबस्टेंस फॉर्म हो रहा हो, अर्थात मैं कहूं कि छोटे छोटे सबस्टेंस से मिलकर एक बड़ा सबस्टेंस बन रहा हो, तो मैं उस वहां पर रिएक्शंस को बोलूंगा एनाबॉलिक रिएक्शन। और एनाबॉलिक रिएक्शन में बेटा आपको याद होगा कि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हो कि कई सारी चीजें मिलकर एक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करती हैं, जिसे हम बोलते हैं भोजन। क्या बोलते हैं, भोज्य पदार्थ। अच्छा वही भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, फिर से टूटेगा और ऊर्जा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। मतलब कि निरंतर अपचय उपचय हमारे बॉडी में, मतलब कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन चलती रहेंगी और प्रत्येक जीव के अंदर ये होना अति आवश्यक है। तो आप पूछोगे सर एक चीज बताओ, इसका कोई अपवाद नहीं है? मैंने कहा नहीं है अपवाद, क्योंकि जो भी सजीव हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा, जबकि जो निर्जीव हैं उनके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अर्थात उनमें कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा रासायनिक रूप में। भौतिक रूप में आप परिवर्तन कर सकते हो काट के तोड़ के, लेकिन रासायनिक रूप में उन्हें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनके सेल्स मर चुके हैं, उनके जो साइटोप्लाज्म है वो मर चुके हैं, वहां पे क्रियाविधि नहीं होनी है। और साइटोप्लाज्म का होना, आपको क्लास हम 10th में भी पढ़ाया है कि साइटोप्लाज्म का होना मतलब ये बताता है कि आपकी बॉडी लिविंग है और साइटोप्लाज्म में ही सारी क्रियाएं होती हैं। अब कोई डेड सबस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ में अगर कोई पेन वेन है, ये सब इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है क्या, नहीं है, कहां से रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होनी है। अब देखो, मतलब मैंने बोला कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार के हो जाएंगे, एक कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में आप कहोगे हमेशा कि जो बिग मॉलिक्यूल, मतलब हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यहां पे लिख दूं क्या, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट गए किसमें, सिंपल में। कॉम्प्लेक्स यहां पे मैं फूड कह दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सबस्टेंस या बोल दें ऊर्जा में, किसमें, ऊर्जा में। अब ये ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। जबकि मैं बोलूं कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, इसका एग्जांपल मैंने फोटोसिंथेसिस दिया। और फोटोसिंथेसिस आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में अगर समझाऊं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस आप भूल गए होगे बेटा, आप ध्यान नहीं रखते हो, इसको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण कैसा होगा, मैंने कहा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से, क्या होगा, एनवायरमेंट से, और H2O क्या हो जाएगा, H2O, और साथ में मिनरल्स कहां से आएंगे, वाटर में ही। और मिनरल्स के साथ साथ मैंने कहा कि इस रिएक्शन में जो अति आवश्यक है वो क्या है, सनलाइट। क्या है, सनलाइट।
और इन्हीं के मिलने से क्या बन जाएगा C6H12O6 और ये बना एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गया, उसको मैंने बोला एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला बेटा यहाँ पे? एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन मैंने देख लिया और मेटाबॉलिक रिएक्शन अर्थात मेटाबॉलिज्म को समझ लिया। मैंने कहा कि जो भी सजीव हैं उन सजीव के अंदर जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है सबका अर्थ है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अर्थात जो भी निर्जीव होंगे उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेगी। यहाँ पे एक अपवाद मैं बता रहा हूं कि मैं अगर बोलूं कि आप सुनिएगा कि अगर मैं बोल दूं कि किसी सबस्टेंस में मतलब कि वो डेड सबस्टेंस है, या बोल दें कि वो बॉडी लेटी पड़ी हुई है, उसमें कोई हलचल नहीं है, हलचल नहीं है अर्थात कि वो मतलब कि एकदम लेटी पड़ी है, कुछ भी उसमें हलचल नहीं है, ना सांस चल रही है, ना ही कुछ चल रहा है, ना ही कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसमें एक ड्रिप लगा हो अर्थात कि उसके बॉडी में ग्लूकोज जा रहा हो और उसका जो मतलब कि एक्सक्रीशन बाहर हो रहा हो, मतलब कि उसकी बॉडी में क्या चल रही है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक अर्थात मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, अर्थात वो क्या है? जीवित है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस भी मतलब सबस्टेंस के अंदर मतलब कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया चल रही है, मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया चल रही है, वो सारे क्या है? सजीव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो निर्जीव और सजीव, मैं एक लाइन यहां पे लिखूंगा कि एक लाइन और यहां लिख दूंगा, मैं ऐड करूंगा कि नॉन लिविंग, ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग को बोलते हैं निर्जीव, निर्जीव नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म को नहीं दर्शाते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं। इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी स्टार्ट करता हूं, इंग्लिश में अंत करता हूं, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हिंदी में स्टार्ट हुआ कि नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। और मैं ये कह सकता हूं कि लिविंग हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, जबकि नॉन लिविंग इस फीचर को अपने अंदर नहीं पाता है और उसके अंदर ये नहीं है। जबकि इससे पहले मैंने ग्रोथ देखा बाबू, मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि मैं लास्ट में रिकैप कर पाऊं। मैंने ग्रोथ कहा कि ग्रोथ दोनों में होगी, ग्रोथ दोनों में होगी, लिविंग और नॉन लिविंग में। मैंने कहा आपको एग्जांपल भी दिया है, आपको नहीं याद है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइव करके देख लीजिए। रिप्रोडक्शन, मैंने कहा रिप्रोडक्शन क्या जरूरी है कि रिप्रोडक्शन सभी करेंगे? तो आप कहोगे नहीं, रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि सभी करें, क्योंकि मैंने कहा था कि जो संत, आदरणीय संत महात्मा जो लोग होते हैं वो इससे बहुत दूर दूर तक हो जाते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो नहीं करेंगे मतलब क्या? वो सजीव नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात मैंने कहा मेटाबॉलिक रिएक्शन, मैंने कहा मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ उसी के अंदर चलेगा जो क्या है? सजीव है, जिसके अंदर रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं इस लेक्चर को करता हूं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्शियसनेस। सो थैंक यू,